हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटैप प्लेटफॉर्म। सो गाइज, 1 जून को जो है वो हमारा एबीएम कंपोनेंट के लिए एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। तो अब बहुत ही कम टाइम इस एग्जाम के अंदर रह गया है एंड हम लोगों ने देखा हुआ है कि आईआईबीएफ के द्वारा बहुत सी बार जो है रिपीटेड वे के अंदर जो है क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग 25 रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लास्ट साइकिल्स के अंदर जो है वो आईआईबीएफ के द्वारा जो थे वो फ्रेम किए गए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो उस डॉक्यूमेंट के लिए जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए, और सिलेबस क्या रहता है पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए। सो इन तीनों फैक्टर्स के रिगार्डिंग आप लोगों को जो है वो एक हॉलिस्टिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट। सो जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो और वहां पे आप लोगों को पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा। सो मूविंग अहेड, अब हम लोग आज के एजेंडा पे आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Statement 1 is job evaluation is the process of collecting and analyzing the information about a job to understand its duties, responsibilities, qualification, and other relevant details. Statement 2 is job analysis is the process of systematically determining the relative worth or value of jobs within the organization. Your options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So बताइए भाई, what should be the right answer for this particular question, guys? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नीदर वन नॉर टू। दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल गलत दी गई हैं। अब हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। सो देखिए, हमारे पास जो है वो हम लोगों को 4 टर्म्स देखने को मिलती हैं: जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवेल्युएशन और जॉब एनालिसिस। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जहां पे एक इंडिविजुअल को क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी और टास्क क्या रहेगा पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, ये सब मेंशन रहेगा। जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर व्हाट आर दी क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस और पर्सनल एट्रीब्यूट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग दैट जॉब। जॉब इवेल्युएशन क्या है, जहां पे हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस पर्टिकुलर जॉब की रिलेटिव वर्थ को मेजर करेंगे कि भाई उसमें जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स हम लोगों को रिक्वायर्ड रहेंगे, जैसे स्किल कितनी रिक्वायर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी रिक्वायर्ड है, या फिर एफर्ट टू एस्टेब्लिश अ फेयर पे स्ट्रक्चर। सो जॉब इवेल्युएशन की वजह से हम लोग जो है वो एक इंडिविजुअल जॉब के अंदर क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, किसी में मेंटल एबिलिटी रिक्वायर्ड है, किसी में फिजिकल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, तो इस तरह से जॉब का इवेल्युएशन करते हैं। नेक्स्ट इज जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या है, जहां पे हम लोग गैदर करते हैं और एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब इंक्लूडिंग ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन, वर्किंग कंडीशन। सो ये जो जॉब एनालिसिस का प्रोसेस है, इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर द एचआर एक्टिविटीज, जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंपनसेशन मैनेजमेंट और इंटरव्यूज एंड सर्वेज। सो ये हमारी 4 टर्म्स रहती हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया था वो जॉब एनालिसिस और जॉब इवेल्युएशन के रिगार्डिंग किया गया था, तो दोनों यहाँ पे जो है वो बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट्स जो थी वो दे दी गई थी। जॉब एनालिसिस के अंदर जो है वो हम लोग कलेक्ट और एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, जबकि जॉब इवेल्युएशन के अंदर हम लोग जो है वो रिलेटिव वर्थ को जानते हैं किसी भी जॉब की। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस एंड अनसर्टेनिटीज व्हाट डज द एक्रोनिम वूका स्टैंड्स फॉर? वूका एक फ्रेमवर्क है दैट स्टैंड्स फॉर, options are vibrant, unsettled, collaborative and adaptive, visionary, unyielding, competitive and assertive, volatility, uncertainty, complexity and ambiguity, vigorous, unpredictable, cohesive and analytical. So बताइए guys, what should be the right answer for this particular question, जहां पे वूका की आप लोगों से जो है वो फुल फॉर्म या फिर एक्रोनिम पूछा गया है। ठीक है, so right answer will be option number C, that is volatility, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी। सो एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो आज की डेट में वॉलेटिलिटी वाले एनवायरनमेंट में काम करना पड़ रहा है। अनसर्टेनिटी रहती है, आज बिजनेस अच्छा है कल गंदा हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी होती जा रही हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो उन ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो जिस वजह से कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है। एम्बिग्विटी का मतलब क्या है कि हम लोगों को कुछ एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना पड़ रहा है जहां पे कल का कोई पता ही नहीं है, एम्बिगुअस है। ठीक है, तो इसी को क्या बोला गया है, वूका फ्रेमवर्क बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दी अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जौहरी विंडोज आर करेक्ट? जौहरी विंडो के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कौन सी करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर द कंसेप्ट वाज गिवन बाय लुफ्ट एंड इंगाहम एंड एम्स टू हेल्प इंडिविजुअल अचीव greater self-awareness. Statement 2 is the facet quadrant of Johari window contains information that is known to others but is unknown to the individual. ठीक है, next statement is the blind spot represent information that is neither known to the individual nor to the others. So Johari window के regarding यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। Your options are 1 only,
टू ओनली, थ्री ओनली, वन, टू एंड थ्री गाइस। सो बताइए भाई व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जौहरी विंडो से काफी बार आप लोगों से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बताइए गाइस व्हाट शुड बी द राइट आंसर है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वन ओनली। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट जो गलत दी गई हैं। हम एक बार जौहरी विंडो को देख लेते हैं। तो देखिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय जोसेफ लफ्ट एंड हेरिंगम इन 1955। अब इसके अंदर हम लोगों को जो है वो चार क्वाड्रेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं जौहरी विंडो के अंदर। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, टू अंडरस्टैंड एंड इंप्रूव देयर कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। इंडिविजुअल्स के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए जौहरी विंडो का यूज किया जाता है। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो चार हम लोगों को जो है क्वाड्रेंट देखने के लिए मिलते हैं। ओपन एरिना, ब्लाइंड स्पॉट, हिडन एरिना और अननोन एरा। ओपन एरिना क्या है, जहाँ पे जो दिस क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन दैट इज नोन टू बोथ द इंडिविजुअल एंड द अदर्स। सो इसको क्या बोल देते हैं, ओपन एरिना बोल देते हैं। नेक्स्ट इज ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है दैट इज नोन टू अदर्स बट इट इज अननोन टू द इंडिविजुअल, ठीक है। तो उसको क्या बोल देंगे, ब्लाइंड स्पॉट बोल देंगे। नेक्स्ट इज हिडन एरिया। हिडन एरिया क्या है, हिडन एरिया को हम लोग फैसेट भी बोल देते हैं। इन दिस क्वाड्रेंट जो इन्फॉर्मेशन रहेगी दैट इज नोन टू द इंडिविजुअल बट हिडन फ्रॉम अदर्स। नेक्स्ट इज अननोन एरिया, जहां पे जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज नीदर नोन टू द इंडिविजुअल नॉर टू द अदर्स। तो अब हिडन एरिया और ब्लाइंड स्पॉट के रिगार्डिंग ही यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। सो इसलिए हमारी जो ये दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट है दीज आर दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो हमारा राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज what is the what is the primary purpose of succession planning in organization। सक्सेशन प्लानिंग का प्राइमरी पर्पस क्या रहता है। Your options are identifying the worst performers in the organization, ensuring a smooth transition of leadership and maintaining organizational continuity, conducting performance evaluation for employees, या फिर establishing a कॉम्पिटिटिव हायरिंग प्रोसेस। सो बताइए गाइस सक्सेशन प्लानिंग जो कि हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने के लिए मिलती है उसका प्राइमरी पर्पस क्या रहता है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सो दैट ये इंश्योर किया जा सके कि भाई एक स्मूथ ट्रांजिशन हो लीडरशिप की और ऑर्गेनाइजेशनल की जो कॉन्टिन्यूटी है उसको मेंटेन किया जा सके। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका वाइस प्रेसिडेंट जो है वो जॉब से जा रहा है, जॉब छोड़ के जा रहा है या फिर कहीं और ज्वाइन कर रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर नेक्स्ट इंडिविजुअल कौन आएगा इस वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के ऊपर, इसी को क्या बोला जाता है, सक्सेशन प्लानिंग बोला जाता है गाइस, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन गिवन हियर विद रिस्पेक्ट टू द सक्सेशन प्लानिंग। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द कंसेप्ट ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल रेफर टू इन द साइकोलॉजी। लोकस ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है साइकोलॉजी में, द एबिलिटी टू कंट्रोल अदर्स इन द सोशल सिचुएशन, द बिलीफ अबाउट द अंडरलाइंग कॉज ऑफ इवेंट्स इन वन लाइफ, द कैपेसिटी टू कंट्रोल external environmental factors, the influence of the generic factors on the behavioral control। सो बताइए गाइस locus of control का क्या जो है वो मतलब रहता है विद रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजी, यही यहाँ पे पूछा गया है। what should be the right answer here। The right answer will be option number B, that is the belief about the underlying causes of the events in one's life। कि एक इंडिविजुअल की लाइफ में किस तरह के इवेंट्स हो चुके हैं उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो किस तरफ को रहेगा। जो भी उसके बिलीफ सिस्टम बन चुका है उसकी लाइफ में जो इवेंट जो सर्कमस्टांसिस हुए हैं उसकी वजह से जो उसका बिलीफ सिस्टम बन चुका है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लोकस ऑफ कंट्रोल बोल रहे हैं। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू लोकस ऑफ कंट्रोल। यही यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। इंटरनल मतलब जो दे एट्रीब्यूट सक्सेस और फेलियर टू देयर ओन एबिलिटी, एफर्ट और डिसीजन, मतलब इंटरनल जो एक्शंस हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में, ठीक है। जबकि ऐसे इंडिविजुअल जिनका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है वो बिलीव करते हैं कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे ल्यूक करना, फेट या फिर पावरफुल अदर्स, ये जो है वो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो ये इनका बिलीफ सिस्टम हो जाता है। सो दिस इज एक्सटर्नल एंड वन इज द इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल गाइस। मूविंग अहेड, what distinguishes a census from a survey। The census focuses on subset of population while a survey covers the entire population। A census collects data for a sample whereas a survey collects data for the entire population। Option C is in a census information is gathered for all individual units while a survey collects the data only for a subset of population। Option D क्या है, a survey aim to estimate characteristics of population whereas a census provides comprehensive overview of the एंटायर पॉपुलेशन। सो सिंपली यहाँ पे सेंसस और सर्वे की कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड आप लोगों से जो है वो डिफरेंशिएशन पूछी गई है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर गाइस।
द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेंसस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो हर एक इंडिविजुअल यूनिट से जो है वो गैदर की जाएगी, और जबकि सर्वे के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो एक सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, जैसे हम लोग बोलते थे, सैंपल से जो है वो कलेक्ट की जाएगी। सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं कलेक्ट की जाएगी जो भी इंडिविजुअल्स रहते हैं, बट सेंसस के अंदर क्या होता है कि सारे इंडिविजुअल्स की जो इंफॉर्मेशन है दैट इज बीइंग गैदर्ड गाइस। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सर्वे। ठीक है, मूविंग अहेड, अब देखिए यहाँ पे इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो दी गई है कि भाई इन सेंसस इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम ऑल द यूनिट्स, जो भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड वगैरह इन्वॉल्व है तो उनकी एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू यहाँ से एंटायर पॉपुलेशन का मिलता है। जबकि सर्वे के थ्रू हम लोग जो है एक सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, जिसको हम लोग सैंपल बोल देते हैं, वहां से जो है वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का काम करते हैं गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ डेटा आर 60 and 40 रिस्पेक्टिवली if the desired number of class interval is 5, class width is। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इट इज बीइंग फ्रेम्ड फ्रॉम योर मॉड्यूल ए गाइस। सो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कई जगह क्लास विड्थ पूछ ली होगी, क्लास इंटरवल पूछ लिया होगा। अब देखिए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू दी गई है, ठीक है, 40 इज द स्मॉलेस्ट, 60 इज द लार्जेस्ट। अब आप लोगों को बोला हुआ है क्लास इंटरवल कितने बनाने हैं, 5। तो देखिए 10 तो बन ही नहीं सकते ना, 15 बन सकते हैं। अब हम लोग ट्राई कर सकते हैं 5 के लिए। देखिए 40 to 45, 45 to 50, 55 to 55, 50 to 55, 55 to 60। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो कितने अगर इफ द डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितने होने चाहिए थे, 5, बट यहाँ पे कितने हैं, ये तो 4 ही बने हमारे। सो 5 भी आंसर नहीं हो सकता है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है, 4 शुड बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी गाइस। क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला गया है क्लास इंटरवल कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए हम लोगों के पास। सो यहाँ पे क्लास इंटरवल कैसे बनेंगे, 40 to 44, 44 to 48, 48 to 52, 52 to 56 और 56 से लेकर के 60। क्योंकि हम लोग जानते हैं दिस इज द लोअर क्लास लिमिट, दिस इज द अपर क्लास लिमिट, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, क्लास विड्थ हो गया। तो क्लास विड्थ कितना आ गया, 4 आ गया हमारा यहाँ पे। 44 माइनस 4 इज 44 माइनस 40 इज 4। और नंबर ऑफ क्लास इंटरवल भी कितने बन गए, 5 बन गए, 1 2 3 4 और 5। दैट इज वाई यहाँ पे राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी गाइस। सो यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, जो अभी मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन करके बताई दैट इज सेम बीइंग डिस्प्लेड हियर एज अ एक्सप्लेनेशन गाइस। मूविंग अहेड, arrange the phases of statistical analysis in chronological order. So your options are interpretation of data, collection of data, classification and tabulation of data, analysis of data. Option B is collection of data, classification and tabulation of data, analysis of data, interpretation of data. ऑप्शन सी क्या है, एनालिसिस ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन पहले करेंगे, एनालिसिस उसके बाद में, फिर कलेक्ट करेंगे और लास्ट विल बी इंटरप्रिटेशन। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे गाइस, ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट डेटा विल बी कलेक्टेड, फिर उसको क्लासीफाई और टेबुलेट किया जाएगा। आफ्टर दैट दैट डेटा विल बी एनालाइज्ड, और फाइनली जो है वो जो भी इनसाइट वहां से ड्रॉ करनी है या फिर इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करनी है दैट विल बी मेड फ्रॉम द डेटा गाइस। सो दिस इज द correct chronological order with respect to the statistical analysis. This question is also being framed from module A guys. तो यही यहाँ पे बताया गया है, इन्हीं स्टेप्स को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि पहले डेटा को कलेक्ट करेंगे, क्लासीफाई और टेबुलेट कर लेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद इंटरप्रिटेशन जो है वो कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉर्डर पेट्रोल चेक पॉइंट दैट स्टॉप्स एवरी पैसेंजर व्हेन इज यूजिंग सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमेटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग या फिर कंप्लीट एन्यूमरेशन। सो एक बॉर्डर के ऊपर चेक पॉइंट लगा हुआ है जहाँ पे हर एक पैसेंजर वैन को चेक किया जा रहा है। सो यहाँ पे जो है वो कौन सी सैंपलिंग या फिर कौन सी टेक्निक का यूज किया जा रहा है, व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंप्लीट एन्यूमरेशन। सो देखिए व्हेन द बॉर्डर पेट्रोल चेक पॉइंट स्टॉप एवरी पैसेंजर वैन, तो it is using complete enumeration. In complete enumeration every individual in the population is included in the sample. So that is why option D जो है वो बिल्कुल सही बन जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when each group considered has small variation within itself but there is wide variation between different group, which sampling method should be used। अलग अलग सैम्पलिंग के मेथड देखने को मिलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी हम लोग जो है आगे क्लासीफाई कर देते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी की भी क्लासिफिकेशन रहती है। तो जहाँ पे जो ग्रुप है उसके अंदर हम लोगों को स्मॉल वेरिएशन देखने के लिए मिल रही है, बट देर इज वाइडर वेरिएशन बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप। तो हम लोग वहां पे कौन सा सैम्पलिंग मेथड जो है यूज कर रहे हैं, सिंपल रैंडमिंग,
सिस्टेमेटिक, स्ट्रेटिफाइड या फिर क्लस्टर सैंपलिंग गाइस। सो बताइए भाई व्हाट शुड बी द राइट आंसर है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्लस्टर सैंपलिंग का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। अब देखिए गाइस, जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है इसके अंदर रैंडमली हम लोग जो है इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन। सिस्टेमेटिक सैंपलिंग के अंदर हर एक केथ इंडिविजुअल को एक लिस्ट से जो है सिलेक्ट किया जाएगा, बट उस केथ पॉइंट का, जैसे मान लो ये एक डेटा सेट है, अब इसके अंदर मल्टीपल इंडिविजुअल्स हैं, अब हर एक थर्ड इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे, बट थर्ड कहां से थर्ड ये नहीं स्पेसिफाई होगा, इसको बोलेंगे सिस्टेमेटिक सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या है, जहां पे एक पॉपुलेशन को सब ग्रुप या फिर स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर वहां से जो है वो रेंडमली सैंपलिंग की जाएगी हर एक सब ग्रुप से। क्लस्टर सैंपलिंग क्या है, पहले पॉपुलेशन को क्लस्टर में डिवाइड कर देंगे, फिर रेंडमली सेलेक्ट करेंगे सम क्लस्टर्स को, और सैंपलिंग कर ली जाएगी ऑल इंडिविजुअल्स विद दोज सेलेक्टेड क्लस्टर्स। जो भी इंडिविजुअल्स उन क्लस्टर्स के अंदर सेलेक्टेड हैं, जो ऑलरेडी हम लोगों ने क्लस्टर सेलेक्ट किए, उनको जो है वो सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ सैंपलिंग गाइस। अब यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया था कि भाई व्हेन ईच ग्रुप कंसिडर्ड हैज अ स्मॉल वेरिएशन विद इन इटसेल्फ, खुद में तो स्मॉल वेरिएशन है, बट वाइडर लेवल पे देखा जाए तो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो वाइडर वेरिएशन हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो इसीलिए क्लस्टर सैंपलिंग, क्योंकि क्लस्टर सैंपलिंग में पहले हम लोग एक एंटायर सेट ऑफ पॉपुलेशन को पहले क्लस्टर्स में डिवाइड कर ले रहे हैं। ठीक है, क्लस्टर्स में डिवाइड कर लिया, फिर रेंडमली क्लस्टर्स को उठा रहे हैं। सो जो क्लस्टर को डिवाइड किया पहले हम लोगों ने क्लस्टर्स में, इस पॉपुलेशन को जब सेगमेंट किया तो उसके अंदर हालांकि थोड़ी बहुत वेरिएशन थी, बट जब मल्टीपल क्लस्टर्स को उठाया और उनमें से पॉपुलेशन का सैंपल लिया तो वहां पे एक वाइडर वेरिएशन हम लोगों को देखने को मिल गई। दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर। Moving ahead, next question is which of the following statements are incorrect about ego states in ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। सो एक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, इसके अंदर ईगो स्टेट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली है द पेरेंट ईगो स्टेट रिप्रेजेंट्स द इंटरनाइज्ड वॉइस ऑफ अथॉरिटी फिगर्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स चाइल्डहुड। Second statement is an adult ego state reflect the spontaneous and emotional aspect of the individual. The child ego state draws from childhood experience, emotions and reflecting spontaneity and emotions, या फिर all of the above. So कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यहाँ ये पूछा गया है guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is adult ego state reflects the spontaneous and emotional aspect of an individual. So अब हम लोग इसकी explanation को देख लेते हैं guys. देखिए एरिक बर्न के द्वारा जो था वो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का मॉडल को सजेस्ट किया गया था। इट इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी जिसके अंदर साइकोथेरेपी का हेल्प लिया जाता है फॉर एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग द ह्यूमन इंटरेक्शन। अब तीन तरह की ईगो यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो और चाइल्ड ईगो। पेरेंट ईगो स्टेट क्या है, जहां पे विच रिप्रेजेंट्स द इंटरनलाइज्ड वॉइस ऑफ द अथॉरिटी फिगर फ्रॉम द इंडिविजुअल चाइल्डहुड। इट इन्वॉल्व्स लर्नड बिहेवियर, जो उसने मतलब सीखी हुई है फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, इन लर्नड बिहेवियर, वैल्यूज एंड एटीट्यूड। एडल्ट ईगो स्टेट क्या है, रैशनल और ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, इट फोकस्ड ऑन प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन इन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। एडल्ट ईगो स्टेट में प्रेजेंट जो इंडिविजुअल है उसकी जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं एडल्ट ईगो स्टेट में। नेक्स्ट इज चाइल्ड ईगो स्टेट, इट रिफ्लेक्ट्स द स्पॉन्टेनियस एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल ड्रॉइंग फ्रॉम चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड इमोशंस। सो चाइल्ड ईगो स्टेट के अंदर जो एक इंडिविजुअल है उसने जो बचपन में, जो अपने चाइल्डहुड में जो उसने एक्सपीरियंस किया है, जो भी उसके वैल्यूज, बिलीव्स, जो भी उसके इमोशंस उस टाइम से ट्रिगर हुए हैं, उसी अकॉर्डिंग फिर वो स्पॉन्टेनियस और इमोशनल वे के अंदर बिहेव करता है इन द चाइल्ड ईगो स्टेट गाइस। ठीक है, सो दीज आर थ्री काइंड्स ऑफ ईगो स्टेट्स जो कि एरिक बर्न के द्वारा जो था वो सजेस्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। एक केस स्टडी यहाँ पे दी गई है। यू आर गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अबाउट द पोस्ट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर एट एमएनसी इन अ डॉक्यूमेंट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सर्टिफिकेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे जावा या पाइथन में सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। नॉलेज और स्किल क्या रिक्वायर्ड है, प्रोफिशिएंट इन मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर का होना चाहिए उसको। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए कि डिटेल ओरिएंटेड हो और कोलेबोरेटिवली जो है वो अडेप्ट कर पाए खुद को ऑर्गेनाइजेशन में। इंटरेस्ट, कीपिंग अप विद द इंडस्ट्री ट्रेंड एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। सो ये जो है वो यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ डेटा दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ द जॉब डॉक्यूमेंट इज दिस।
जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब इवेल्युएशन है, एनालिसिस है, या फिर जॉब स्पेसिफिकेशन है। अभी मैंने आप लोगों को ये चारों स्टेप्स जो था वो डिटेल में एक्सप्लेन किए गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? The right answer will be option number D, that is job specification. So what is being required from the individual, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जॉब स्पेसिफिकेशन बोल रहे हैं, ठीक है। सो ऑलरेडी हम लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सनैलिटी जॉब फिट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। अब इट इज अ डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कि पर्सनैलिटी जॉब फिट थ्योरी किसके द्वारा दी गई? सिगमंड फ्रूड के द्वारा, जॉन हॉलैंड के द्वारा, कार्ल जंग के द्वारा, या फिर अब्राहम मेस्लो के द्वारा। सो बताइएगा इज व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जॉन हॉलैंड। सो इट इज अ डायरेक्टली अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is not correct according to the Freud psychoanalytical theory? ID, ego and superego are the structural element of human behavior. ID is the foundation of unconsciousness. Superego demands immediate pleasure. All of the above are correct. आप लोगों से पूछा क्या है? Not correct statement यहाँ पे पूछी गई है, तो बताएंगे आप लोग what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is superego जो है वो डिमांड करती है immediate pleasure। अब हम लोग इस थ्योरी को देख लेते हैं। देखिएगा इस यहाँ पे आईडी, ईगो और सुपर ईगो रहती है। आईडी क्या है? जो कि इंस्टिंक्चुअल डिजायर से डिराइव रहती है। ईगो क्या है? जो कि आईडी और रियलिटी के बीच में जो है वो मीडिएट करती है। मतलब देखिए आईडी क्या है कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे ये करना है तो करना है। सुपर ईगो का मतलब क्या है कि मैं बहुत ज्यादा मॉरल एथिकल वैल्यूज के बारे में सोचता हूँ, उसको सुपर ईगो बोल देते हैं। और यहाँ पे ईगो क्या होता है? जो कि इन दोनों के बीच में मीडिएट करता है, मतलब अपने बारे में भी सोच रहा हूँ और सोसाइटी या फिर मॉरल एथिक्स के बारे में भी सोच रहा हूँ। सो दिस इज ईगो। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? हॉथरन जो स्टडीज थी वो कंडक्टेड की गई थी बाय द एल्टन मायो। टेलर इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। hierarchy of need is associated with MC Maclin. टू फैक्टर थ्योरी इज एसोसिएटेड विद फ्रेडरिक हर्जबर्ग। सो बताएंगे आप लोग कौन सी स्टेटमेंट जो गलत है यहाँ, इज नॉट करेक्ट मतलब सही नहीं है। अलग अलग रिसर्चर्स, अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया है। सो बताएंगे व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हायरार्की ऑफ नीड्स जो थी इट इज नॉट एसोसिएटेड विद मैक्लिन, ये एसोसिएटेड है विद द अब्राहम मेस्लो। ठीक है, मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स भी हम लोग इसको बोल देते हैं। दैट इज वाई ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब हॉथरन की स्टडी जो थी एल्टन मायो ने कंडक्ट की। टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। हायरार्की ऑफ नीड इज नॉट एसोसिएटेड विद, इट इज एसोसिएटेड विद अब्राहम मास्लो। ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी जो थी वो फ्रेडरिक हर्जबर्ग के द्वारा ही दी गई थी। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर कौन सा नहीं है यहाँ पे? मीन, मीडियन, मोड और रेंज। सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रेंज। अब रेंज जो है इट इज द मेजर ऑफ, हाँ जी, इट इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन गाइस। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी का ये मेजर नहीं है। सो डिस्पर्शन का मेजर हम लोगों को देखने को मिलता है रेंज। मीन, मीडियन, मोड जो है वो हम लोगों को विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो कैलकुलेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स MCLR calculation involves which of the following component? Marginal cost of fund, negative carry on CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट, या फिर टोटल प्रीमियम। ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, 2 and 3, 1 2 and 3, 1 2 3 and 4 गाइस। तो बताएंगे आप लोग व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। ये चारों ही हमारे जो है वो कंपोनेंट बनते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स का। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेगेटिव कैरी ऑन द CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेन्योर प्रीमियम गाइस। ठीक है, moving ahead, next is what is the significance of special mention account in the context of bank risk management process? बैंक का जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वहां पे जो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स है उनका क्या सिग्निफिकेंस देखने के लिए मिलता है? सो फर्स्ट वन इज स्पेशल मेंशन अकाउंट्स आर द कैटेगरी ऑफ अकाउंट दैट हैव ऑलरेडी बिकम NPA, that is non performing assets. SMA provide an opportunity for the early identification of potential NPAs and facilitate time bound corrective actions. ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? स्पेशल मेंशन अकाउंट्स आर exempt from any risk assessment and monitoring by the bank. Special mention accounts require immediate provisioning as they are automatically classified as NPA. So बताएंगे आप लोग what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is SMA जो है वो early
आइडेंटिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जो फ्यूचर में एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, और टाइम बाउंड मैनर में हम लोग जो है वो फिर उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। अब देखिए गाइस, एसएमए के अंदर तीन तरह के अकाउंट देखने को मिलते हैं, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2। एसएमए 0 क्या है, जहां पे इंटरेस्ट पेमेंट और जो प्रिंसिपल अमाउंट या फिर कोई भी और पेमेंट है वो ओवरड्यू रह रही है फॉर 1 to 30 डेज। अगर यही अमाउंट 31 to 60 डेज ओवरड्यू रहेगा तो एसएमए 1 की कैटेगरी में अकाउंट को डाल देंगे, और 61 to 90 डेज तक अगर ओवरड्यू रहेगा तो इसको एसएमए 2 की कैटेगरी में हम लोग डाल देंगे, और अगर 90 डेज से एक्सेस हो जाएगा तो इसको हम लोग एनपीए बोल देंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, as per section 2 clause 40 of the Companies Act 2013, which of the following is not considered a part of financial statement? Options are balance sheet as the end of the financial year, ratio analysis report for the current financial year, cash flow statement for the financial year, statement of changes in equity if applicable. So सेक्शन 2 क्लॉज 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से किसको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं माना जाएगा गाइस? व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? The right answer will be option number B, that is ratio analysis report for the current financial year। इसको हम लोग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं मानेंगे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते क्या क्या है? बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, या फिर एक्सप्लेनेटरी नोट जिसको एनेक्स टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रेफर टू इन 1 and 4 ओनली। ठीक है, मतलब जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है और जो बैलेंस शीट में अगर उसमें कोई हम लोगों को जो है वो डॉक्यूमेंट रेफर किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग जो है फिर एक्सप्लेनेटरी नोट को भी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट माना जाएगा। मूविंग अहेड, एन एसेट विल नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज अ करंट एसेट इफ it is expected to be realized in the company's normal operating cycle, it is held primarily for the purpose of being traded, it is expected to be realized within 12 months after the reporting date, it is cash or equivalent restricted from being exchanged or used to settle a liability from for at least 12 months after the reporting date। so कौन से एसेट को जो है वो हम लोग करंट एसेट यहाँ पे कैरेक्टराइज नहीं करेंगे, करंट एसेट की तरह नहीं समझेंगे? बताइए गाइस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, एन एसेट शेल बी क्लासिफाइड एज करंट व्हेन इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग क्राइटेरिया। पहला क्या है? इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन or is intended for sale or consumption in the company's normal operating cycle, it is held primarily for the purpose of being traded, it is expected to be realized within 12 months after the reporting date, it is cash or equivalent cash unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months before after the reporting date। ठीक है, सो ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज्ड और यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स। ठीक है, सो ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे पास, कि किस केस में जो है वो एक करंट एसेट को जो है वो, मतलब एक एसेट को हम लोग जो है वो करंट एसेट कंसिडर नहीं करेंगे गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनपेड डिविडेंड्स आर कंसिडर्ड एज टेंजिबल एसेट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, या फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सो अनपेड जो डिविडेंड है उनको क्या बोला जाएगा गाइस? व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अदर करंट लाइबिलिटीज का पार्ट इनको माना जाएगा। अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशंस, अनपेड डिविडेंड्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, interest accrued or due on the borrowings, other payables, unpaid maturity debentures, unpaid matured deposits। ठीक है, सो ये सारे पार्ट बनते हैं हमारे अदर करंट लाइबिलिटीज का गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रेड्स इज नॉट करेक्ट? ट्रेड्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? इट इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर फाइनेंसिंग ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर एमएसएमई, ट्रांजैक्शनल transactions processed under trades are with recourse to the MSME, trades has been implemented under the Payment and Settlement System Act 2007, direct participants in trade system includes MSME seller, corporate buyers, government department, PSUs या फिर financers and financers। सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है यहाँ पे? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज transaction processed under trades are with recourse to the MSME। so this is the incorrect statement, बाकी rest of the statements are the correct one guys। ठीक है,
सो ये स्टेटमेंट गलत क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे विदाउट रिकोर्स जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन ट्रेड्स के थ्रू की जाती हैं। ट्रेड रिसीवेबल हमारे यहाँ पे जो है वो एमएसएमई को जो है वो ट्रेड करने में हेल्प हो पाए, इसके लिए ट्रेड्स जो था इस प्लेटफॉर्म को सेटअप किया गया था बाय द आरबीआई। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम हम लोग इसको बोल देते हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल गिविंग अ टर्म लोन अ बैंक में असेस द फिक्स्ड एसेट coverage ratio to determine the borrower's operating income, assess the borrower's credit history, evaluate the security margin and recover in case of default, analyze the borrower's ability to generate the future profit. So what should be the right answer here? टर्म लोन के रिगार्डिंग यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई एक बैंक जो है वो फिक्स्ड एसेट कवरेज रेशियो को जो है वो एसेस करेगा to evaluate the security margin and recovery in case of default. So fixed asset coverage ratio के थ्रू एक security margin और कितनी recovery possible है in case of default उसको जो है assess किया जाएगा. So these are fixed asset coverage ratio जिसके regarding यहाँ पे जो है वो explanation given है guys. Moving ahead, next question is an application for bankruptcy can be withdrawn with voting percentage of 75% of the committee of creditors, 66% of committee of creditors, 90% of committee of creditors, 51% of committee of creditors. So बताइए guys, what should be the right answer here? हाँ जी, एक बैंक्रप्सी के लिए अगर एप्लीकेशन दी गई है तो उसको अगर विड्रॉ करना है तो कितनी वोटिंग परसेंटेज यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी हम लोगों को? What should be the right answer? डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. 90% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का जो है वो वोटिंग परसेंटेज चाहिए अगर बैंक्रप्सी के लिए जो एप्लीकेशन दी गई है उसको विड्रॉ करना है. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेवल ऑफ कंप्लायंस रिस्क इन ईच बिजनेस लाइन, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस can be identified based on which of the following? Regulatory focus, control aspects, bank exposure to it, that is materiality. Options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 only. So बताएंगे आप लोग what should be the right answer here? The right answer will be option number D, that is 1, 2 and 3. ये हमारे तीनों ही जो है वो क्या बनेंगे? लेवल ऑफ कंप्लायंस रिस्क का पार्ट बनेंगे. ठीक है, जिनको आइडेंटिफाई करना पड़ता, जिनके बेसिस पे जो आइडेंटिफिकेशन की जाती है. लेवल ऑफ कंप्लायंस रिस्क इन ईच बिजनेस लाइन, हर एक बिजनेस लाइन, प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस के अंदर जो लेवल ऑफ कंप्लायंस रिस्क है उसको इन फैक्टर्स के ऊपर जो आइडेंटिफाई किया जाता है. रेगुलेटरी फोकस, कस्टमर सर्विस एस्पेक्ट, कंट्रोल एस्पेक्ट, नेचर ऑफ एक्टिविटी, बैंक एक्सपोजर टू इट, एनी मेजर ब्रीचेस रिपोर्टेड इन द पास्ट हिस्ट्री या फिर पेनल्टी इंप्लीकेशन. तो इन्हीं के बेसिस पे जो है कंप्लायंस रिस्क को जो है वो असेस किया जाएगा कि किस लेवल का कंप्लायंस रिस्क हम लोगों को देखने को मिल रहा है. सो दैट इज वाई यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गाइस. सो ये हम लोगों ने जो मोस्ट रिपीटेड 25 क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू द एबीएम कंपोनेंट. अब गाइज अगर अभी भी आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन लग रहा है और आप लोग चाह रहे हैं कि एंड मोमेंट के ऊपर ऐसा कोई हम लोगों के सामने जो है वो एक प्लेटफॉर्म हो जो कि हमारी इस टाइम के अंदर जो हेल्प कर पाए, तो आप लोग जो एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं. जहाँ पे जैसे ही आप लोग एडुटैप की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप लोगों के लिए कोर्सेज कुछ डिजाइन किए गए हैं. यहाँ पे CIIB कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे. CIIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों को यहाँ पे जो है वो मास्टर कोर्स दिख जाएंगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए. जैसे यहाँ पे BFM के लिए आप लोगों को मास्टर कोर्स दिख रहा है, अलॉन्ग विद दिस ABFM, ABM, BRBL, हर एक कंपोनेंट के लिए आप लोगों को जो है वो मास्टर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, जहाँ पे लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, इसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे. सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस कोर्सेज गाइज. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हम लोगों को एक ही कोर्स लेना है जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स को कवर किया गया हो, तो इसके लिए CIIB का आप लोगों के लिए जो मास्टर कोर्स अवेलेबल रहेगा, जहां पे चारों कंपोनेंट्स की लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे. सो यू गाइस कैन हैव अ लुक ऑन दीज कोर्सेज गाइस. अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आप लोगों को जो है वो हेल्प की ज़रूरत है इस टाइम के ऊपर, कि भी आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस वगैरह की रिक्वायर्ड है, तो आप लोग इन कोर्सेज को जरूर एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन गाइस. थैंक यू.